आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी कहानी रानी चबोली का भाग 9 शुरू करेंगे। भाग 9 शुरू करने से पहले मेरी आपने सभी से प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चलते चलते राजधानी पहुंचे चारों मित्र एवं अनामिका। उस काष्ठ मूर्ति का नाम उन्होंने अनामिका रखा। राजा से भेंट करना बहुत कठिन कार्य था। द्वारपाल प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा था। स्वर्णकार ने द्वारपाल से कहा, भाई तुम्हारी यदि दक्षिणा लगती हो तो ले लो। द्वारपाल ने उत्तर दिया, इस बार तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु दूसरी बार यदि तुमने यह बात दोहराई तो इस अनैतिक कार्य के लिए दंडनायक के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। 2-4 वर्ष कारावास में रहोगे तो घूस देना भूल जाओगे और तुम्हारी भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो जाएगी। भाग जाओ। चारों मित्रों ने कहा, हमें महाराज से न्याय कराना है, हम बहुत दूर से आए हैं। द्वारपाल ने कहा, तुम किस बात का न्याय कराना चाहते हो? तुम्हारी किसी वस्तु की चोरी हो गई है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया है या मारपीट की है? तुम किस बात की शिकायत करना चाहते हो? चारों मित्रों ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। द्वारपाल, भाग जाओ, व्यर्थ में समय व्यर्थ ना करो। चारों मित्र और अनामिका एक धर्मशाला में रहने लगे। वे प्रतिदिन राज दरबार में जाने का प्रयत्न करते, किंतु अपनी समस्या किसी को बता नहीं पाते। नगर में कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। एक दिन चारों मित्र एवं अनामिका नगर के उद्यान में घूम रहे थे। देवयोग से नगर का दंडाधिकारी भी उद्यान में आया। उसने उद्यान में 4 युवकों को एक अत्यंत सुंदर युवती के साथ देखा तो उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। दंडाधिकारी ने चारों युवकों से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यह सुंदरी तुम्हारी कौन है? उस प्रभावशाली व्यक्ति के प्रश्न सुनकर चारों मित्र भयभीत हो गए। मंत्रवेत्ता ने साहस करके कहा, श्रीमान, हम शंखनगर के निवासी हैं और धनोपार्जन करने के लिए निकले हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं मंत्र तंत्र जानता हूँ। दूसरे मित्र की ओर संकेत कर कर बोला, ये अद्भुत काष्ठ शिल्पी है, इसका नाम रामदास है। तीसरे आभूषण बनाने में कुशल हैं, इनका नाम है लालचंद। इतने में दंडाधिकारी बोला, अब अपना परिचय रहने दो और यह बताओ कि यह सुंदरी कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसके माँ बाप का नाम क्या है? दंडाधिकारी का प्रश्न सुनकर चारों सन्नाटे में आ गए। इसका गांव, माता पिता का नाम, इससे क्या संबंध, ये आदि का क्या उत्तर दें? चारों मौन हो गए। दंडाधिकारी की शंका और भी बढ़ गई। उसने कहा, बताते हो या तुम्हें कारावास में भेज दिया जाए? चारों व्यक्ति कांपने लगे। काष्ठ शिल्पी ने कांपते कांपते सुंदरी के जन्म की कथा सुनाई। सुनकर दंडाधिकारी काफी देर तक हंसता रहा, फिर बोला, सूरज शकल से तुम चारों भले मानुस लगते हो, तुम्हें तो झूठी कहानी भी गढ़नी नहीं आती। कौन तुम्हारी इन सिर पैर की बातों पर विश्वास करेगा? सच सच बोलो, अन्यथा कठोर दंड मिलेगा, फिर तुम झूठ बोलना भूल जाओगे। चारों भय से कांपने लगे। बोले, श्रीमान, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने न्याय कराने के लिए स्वयं ही महाराज के पास जाना चाहा था, किंतु द्वारपाल हमें जाने ही नहीं देता। दंडाधिकारी ने कहा, मेरा काम तो दंड देना है, न्याय तो स्वयं सम्राट करेंगे, किंतु तुम्हारी बातें विश्वास करने योग्य नहीं है। कहाँ ठहरे हो? कल सवेरे दुर्ग द्वार पर पांचों मिलना, तुम्हें सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भागने की कोशिश मत करना। चारों मित्र बोले, हम स्वयं ही यह चाहते हैं कि सम्राट हमारा न्याय करें। दंडाधिकारी ने सुबह चारों मित्रों को अनामिका को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मंत्रवेत्ता ने कहा, महाराज, हमने कोई अपराध नहीं किया। हम तो 2 सप्ताह से प्रतिदिन न्याय पाने की कामना से आते हैं, पर द्वारपाल हमें दुर्ग में प्रवेश ही नहीं करने देता। सम्राट ने कहा, क्या विवाद है, इसमें मैं न्याय कर सकूं? बहुत संक्षेप में अपनी बात कहो। मंत्रवेत्ता ने उत्तर दिया, महाराज, हम चारों मित्र शंखनगर के निवासी हैं। चारों मिलकर व्यापार करने निकले। मार्ग में रात्रि हो गई और बारी बारी से जाकर पहरा देने लगे। काष्ठ शिल्पी की ओर संकेत करके उसने कहा, इसने काष्ठ की सुंदर प्रतिमा बनाई। वस्त्र शिल्पी ने वस्त्र पहनाए। स्वर्णकार ने स्वर्णाभूषणों से उसे सुसज्जित किया और मैंने प्राणदायिनी मंत्रोच्चार से इसे जीवित कर दिया। यह सजीव हो गई।
अब विवाद यह है कि यह किसकी पत्नी है। हम चारों मित्र इससे विवाह करना चाहते हैं महाराज। आप यही बात है, आप जिसके पक्ष में निर्णय दें उसी की पत्नी होगी। सम्राट आश्चर्यचकित हो सभी कभी चारों मित्रों को और कभी उस सुंदर युवती को देखने लगे। सम्राट ने हंसकर कहा, ये बहरूपिये कहाँ से आ गए? क्या हमारा मनोरंजन कर पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं? तुम्हारी कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, इन्हें इनाम देकर यहाँ से भगाओ, राजा ने मंत्री से कहा। फिर मंत्रवेत्ता ने कहा, स्वामी, हम शंखनगर से आए हैं, हम वहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, हमने एक भी शब्द मिथ्या नहीं कहा। सम्राट हमारा न्याय करें। सम्राट ने कहा, ऐसी कपोल कल्पित बातें हमने ना देखी हैं ना सुनी हैं। फिर उन्होंने युवती से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? युवती ने उत्तर दिया, स्वामी, मेरा नाम अनामिका है। सम्राट ने कहा, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तुम किस देश की निवासिनी हो? अनामिका ने कहा, मुझे पता नहीं मेरे माता पिता कौन है। मैंने तो इसी अवस्था में जंगल में होश संभाला है और इसे परस्पर झगड़ते पाया है। चारों मुझे अपनी अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। इन्होंने ही मेरा नाम अनामिका रखा है और इससे अधिक कुछ नहीं जानती हूँ मैं। यह सुनकर सम्राट हंसते रहे। फिर उन्होंने सोचा, यह संसार विस्तृत और विशाल है, इसमें आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं घटित होती रहती हैं। इनकी बातों से लगता है ये धूर्त नहीं है, सभ्य नागरिक हैं। इनकी समस्या का समाधान राजा के विधान ही कर सकते हैं। सम्राट ने कहा, जाओ, 3 दिन पश्चात विद्वानों की बैठक रखी जाएगी, वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। सम्राट ने सोचा कि समस्या अकल्पनीय और उलझी हुई है, इससे सभा के विद्वानों की परीक्षा हो जाएगी और इन्हें न्याय मिल जाएगा। राज दरबार में सम्राट राज सिंहासन पर विराजमान है। समीपी मंत्री एवं सभासद बैठे हैं। विद्वानों के लिए एक विशेष बैठने की व्यवस्था की गई है। चारों मित्र और अनामिका नियत समय पर सभा में उपस्थित हुए। सम्राट ने विद्वानों से कहा, इनकी समस्या सुनो और निराकरण करो। चारों ने अपना पक्ष प्रकट रखा। सम्राट ने विद्वानों से कहा, क्या इसकी कथा अविश्वसनीय लगती है? एक विद्वान ने कहा, स्वामी, कथा विश्वसनीय है अथवा नहीं, इसका निर्णय हमें नहीं करना। हमारे सामने 4 पुरुष 1 नारी, वह किसकी पत्नी होगी, इसका निर्णय हमें करना है। यह काम अत्यंत सरल है। दूसरे विद्वान ने कहा, वर्तमान में स्वयंवर प्रथा प्रचलित है। अनामिका, तुम जिसे पति के रूप में चुनना चाहो, हम उसे तुम्हारा पति घोषित किए देते हैं। इससे तुम्हें अपनी इच्छा का पति मिल जाएगा। यह युग धर्म के अनुकूल भी है। अनामिका ने न्यायकर्ताओं को संबोधित करके कहा, मैं वचनबद्ध हूँ कि सम्राट द्वारा किया गया न्याय स्वीकार करूंगी, इसीलिए सम्राट की ओर से जो निर्णय आप मुझे देंगे वह मुझे स्वीकार है। विद्वानों ने धर्म, रीति रिवाज आदि सभी पक्षों पर विचार विमर्श किया, परंतु निर्णय न कर सकी, क्योंकि अनामिका विश्वसनीय नहीं लगी। उसके माता पिता का पता, न गांव का पता। विक्रमादित्य ने घट में से प्रश्न किया, हे घट, बताओ, अनामिका किसकी पत्नी होनी चाहिए? जलकुंभ ने कहा, निर्जीव वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होता। मंत्रवेत्ता ने सुंदरी अनामिका में प्राणों का संचार किया, जीवन दान दिया। वह मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ही उसका वास्तविक पति है। कुंभकार का उत्तर सुनकर लीलावती का मुख क्रोध से लाल हो गया। इसके पूर्व ही विक्रमादित्य उससे न्याय करने के लिए उन्हें कहे क्रोधित स्वर में बोली, हे मूर्ख, मिट्टी की देह की तरह तेरी बुद्धि भी मिट्टी जैसी है। जैसा तूने उत्तर दिया, उस दृष्टि से तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। कुंभ में बैठा बेताल तत्काल विक्रम के पास लौट आया। राजकुमारी लीलावती ने कुंभ का उत्तर सहन नहीं हुआ। उसने कुंभ को ठोकर मारी, जिससे वह टूट गया और चारों ओर जल बिखर गया। कार्य की सिद्धि हो चुकी थी। विक्रमादित्य ने कहा, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में विवेक नहीं रहता। आप इतने बड़े राज्य की स्वामिनी हैं, आपको न्याय करना है, क्रोध छोड़कर न्याय कीजिए। लीलावती ने कहा, घट ने खोटा न्याय दिया, इसीलिए मैंने इसको दंड दिया। काष्ठ शिल्पी उसका पति नहीं हो सकता। वस्त्र भाई की और बहन की भेंट दिए जाते हैं। भाई बहन को चुंदड़ी उड़ाता है, अंततः वस्त्रदाता उसका भाई माना जाएगा। किसी भी समाज में बहन भाई का विवाह होना
नहीं होता, यह वर्जित की श्रेणी में आता है। मंत्रवेत्ता ने सुंदरी को मंत्र दिया, अतः वह उसका गुरु हुआ। गुरु और शिष्य में विवाह नहीं हो सकता। मात्र आभूषण ही पति की ओर से आते हैं। पति ही पत्नी को सुहाग चिन्ह के रूप में मंगल सूत्र, चूड़ियां आदि देता है। इसीलिए स्वर्णकार ही उस सुंदरी का पति हो सकता है। सखियों ने राजकुमारी लीलावती के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर लीलावती प्रसन्न हुई, पर क्षण भर में उसका मुख हार के भय के मारे मलिन हो उठा कि वह 3 बार बोल चुकी है। यह पुरुष जो परीक्षा देने आया था कोई अलौकिक व्यक्ति लगता है। इसके कहने पर दीपक, पुष्पपात्र, जलकुंभ बोलते हैं। इसका रहस्य समझ नहीं आता। प्रतीत होता है अब मेरी हार निश्चित है, किंतु इसका रहस्य जानना चाहिए। रात्रि का अंतिम पहर प्रारंभ हो गया। दुर्ग से घोषणा के रूप में सेविकाओं ने नगाड़े पर चोट लगाई। स्नेह सखियों ने बजाया ढोल। लीलावती बोली, तीसरा बोल। अब मिलते हैं हम अपनी कहानी के भाग 10 में। यह कहानी का भाग आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और कहानी अब तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।